और बड़ी खबर गोवा से आ रही है, जहां पर एक लग्जरी कॉटेज में आग लगने से करोड़ों का माल खाक हो गया। आग के चलते 6 कॉटेज पूरी तरह से खाक हो गए। आग लगते ही इसे खाली करवा लिया गया, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग शाम को 8:30 बजे के करीब अजोबा मंदिर के पास अश्वेवम मंदरेम इलाके के एक लग्जरी कॉटेज में लगी थी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी भीषण थी कि रिजॉर्ट में लगी भयंकर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ऊंची ऊंची लपटों के चलते आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि फायर सर्विस समय पर नहीं पहुंची, जिससे आग को फैलने का वक्त मिल गया। इमारतें लकड़ी की बनी थी, जिसमें प्लाईवुड का फर्श और प्लास्टिक की फिटिंग लगी हुई थी, जिसके चलते आग तेजी से फैली और बेकाबू भी हो गई। शुरुआती जांच में बताया गया है कि आग रिजॉर्ट के जनरेटर सेट में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ महीने पहले ही गोवा में एक क्लब में भयंकर आग लगी थी, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। क्लब में लगी आग के बाद कई तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी। बावजूद इसके बीच रिजॉर्ट में आग लगी। प्रशासन की टीम मुस्तैद है और जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो गोवा की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगने से एक रिजॉर्ट के अंदर करीब 6 कॉटेज जल गए। अब ये कॉटेज लकड़ी प्लाईवुड से बने हुए थे, जिसके चलते जैसे ही आग लगी तेजी से फैली और इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। और बड़ी खबर गोवा से आ रही है, जहां पर एक लग्जरी कॉटेज में आग लगने से करोड़ों का माल खाक हो गया। आग के चलते 6 कॉटेज पूरी तरह से खाक हो गए। आग लगते ही इसे खाली करवा लिया गया, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग शाम को 8:30 बजे के करीब अजोबा मंदिर के पास अश्वेवम मंदरेम इलाके के एक लग्जरी कॉटेज में लगी थी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी भीषण थी कि रिजॉर्ट में लगी भयंकर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ऊंची ऊंची लपटों के चलते आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि फायर सर्विस समय पर नहीं पहुंची, जिससे आग को फैलने का वक्त मिल गया। इमारतें लकड़ी की बनी थी, जिसमें प्लाईवुड का फर्श और प्लास्टिक की फिटिंग लगी हुई थी, जिसके चलते आग तेजी से फैली और बेकाबू भी हो गई। शुरुआती जांच में बताया गया है कि आग रिजॉर्ट के जनरेटर सेट में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ महीने पहले ही गोवा में एक क्लब में भयंकर आग लगी थी, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। क्लब में लगी आग के बाद कई तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी। बावजूद इसके बीच रिजॉर्ट में आग लगी। प्रशासन की टीम मुस्तैद है और जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो गोवा की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगने से एक रिजॉर्ट के अंदर करीब 6 कॉटेज जल गए। अब ये कॉटेज लकड़ी प्लाईवुड से बने हुए थे, जिसके चलते जैसे ही आग लगी तेजी से फैली और इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। देश की आधी आबादी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर शाम को 4 बजे वोटिंग होगी और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। इस दौरान पीएम मोदी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। वहीं आज विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे। विपक्ष पहले ही साफ कर चुका है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार इसमें डिलिमिटेशन बिल को जोड़कर लाना चाहती है, इसलिए विपक्ष इसके खिलाफ है। वहीं पर दक्षिण भारत राज्यों की पार्टियों की अलग समस्या है। उनका कहना है कि सरकार संसद में दक्षिण की आवाज को कम करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि सरकार ने चर्चा के पहले दिन ही बता दिया कि डिलिमिटेशन का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा होगा। बावजूद इसके विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तो कल संसद में महिला आरक्षण के लिए बिल रखा गया। महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की बात कही जा रही है विपक्ष की ओर से। इसके साथ ही आज 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने लगभग उन आरोपों को, या कह सकते हैं जो आशंकाएं थी, खासतौर पे दक्षिण भारत के तमाम पार्टियों की, परिसीमन के चलते उनकी सीटें या फिर उनकी भागीदारी लोकसभा में कम हो जाएगी, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। मौजूदा हालात में दक्षिण के राज्यों की जो भागीदारी है वो भागीदारी बरकरार रहेगी और जो सीटों में बढ़ोतरी होगी वो उसी अनुपात में होगी, ताकि किसी की भी भागीदारी कम ना हो। अगर इसके लिए किसी को गारंटी चाहिए तो वो गारंटी शब्द का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान गुरुवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में सभी पार्टियों के इसके समर्थन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बिल को राजनीतिक तराजू से ना तौलें।
पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं को समझाया कि इस बिल का सपोर्ट करने में विपक्ष का ही फायदा है। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को बता दिया कि जिसने भी देश की महिलाओं का विरोध किया, महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कल बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया गया और बहुत अहम बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर इस बिल के पास होने से आपको लगता है कि क्रेडिट हमें मिलेगा तो हम क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको देते हैं और अगर आप चाहें तो हम सरकारी खर्चे पर उन सभी नेताओं का नाम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे साथ सहयोग करेंगे इस बिल को पास कराने के लिए। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बने। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है। और विपक्षी पार्टियां महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल के साथ डीलिमिटेशन जुड़ जाने के चलते विपक्ष इसके खिलाफ है। विपक्ष की मांग है कि सरकार महिला आरक्षण बिल और डीलिमिटेशन को अलग करे। समाजवादी पार्टी की मांग है कि महिलाओं को आरक्षण सीटों पर नहीं बल्कि पार्टियों के अंदर होना चाहिए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है। 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव।
इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हो आरक्षण, वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए उनको, पार्टी संख्या तय करे। ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो, आप डिलिमिटेशन। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, ये कहां से आया? ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जब आपने परिसीमन की तो वहां पे आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई और वहां पर आपने सेंसस, कौन से सेंसस का आपने इस्तेमाल किया? 2011 का। और दूसरे तरफ आपने असम में परिसीमन की, वहां पर परिसीमन की दायित्व खुद केंद्र चुनाव आयोग ने ले ली और वहां पर परिसीमन के सेंसस के आधार पर हुआ 2001 पर। हम तो उसको पूरा खिलाफ है। सब विरोधी दल इसको विरोध कर रहे हैं। हम वोट भी देंगे इसको खिलाफ, देखेंगे क्या होता है। ये खराब प्लान है। साउथ इंडियन स्टेट्स इसे नुकसान में पड़ेगा। और लोकसभा में विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल के सहारे सरकार को अपने सियासी चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देकर विपक्षी बोलती बंद कर दी। इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए, सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे भी। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 850 का आंकड़ा कहां से आया ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं। अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150 और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र आया कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। और दक्षिण की पार्टियों की मांग है कि हर राज्य को पार्लियामेंट में बराबर अहमियत और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सीटों में 50% की बढ़ोतरी की योजना से दक्षिण भारत के हर राज्य को ज्यादा सीटें मिलेंगी।
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल सभी राज्यों में 50% सीटों में इजाफा होगा। डिलिमिटेशन बिल को लेकर दक्षिण राज्यों की पार्टियों की सबसे बड़ी चिंता संसद में उनके अधिकार कम होने की है। विपक्ष की सबसे बड़ी शिकायत है कि 2011 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल करके आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन करने से दक्षिणी राज्य पार्लियामेंट के किनारे चले जाएंगे और हिंदी हार्टलैंड ड्राइवर सीट पर आ जाएगा। लोकसभा में गृह मंत्री ने दक्षिण के 5 राज्यों में डिलिमिटेशन के बाद होने वाले बदलाव और सीटों की संख्या का गणित भी समझा दिया। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। तमिलनाडु मान्यवर अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18% और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए संविधान को खत्म करना चाहती है। वहीं प्रियंका के आरोपों पर बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने जोरदार पलटवार किया। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा
उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना, और अब एक नई बात सीखी है, डिलिमिटेशन जो है। चलो वुमेन्स बिल, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी, जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन तो कोई बीजेपी का तो कोई प्रोसीजर है नहीं, एक ये संवैधानिक ये एक प्रोसीजर है, हर 11-11 साल में होता था। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 में जब हुई डिलिमिटेशन तो 61 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उस टाइम पे जो 543 जो लगभग सीटें थी, आज भारतीयों की संख्या 140 हो गई है। क्या उनका समीकरण है? क्या उसमें से SC ST उनको उनका हक नहीं मिलेगा? SC ST में भी 1/3 हक महिलाओं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या सीट आएगी? ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे? 140 करोड़ जो अब महिलाएं हैं तो दे शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस तरह की ये बहकी बातें कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय जी, सोनिया गांधी जी कहती हैं कि इनको इतनी जल्दी क्यों है, ये महिला बिल इतना जल्दी में क्यों लाते हैं? तो आपकी तरह होना चाहिए था कि 30 साल जो है आपने इस बिल को लटका के रखा। आज की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जंग में आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। 10 दिन का यह सीज फायर भारतीय समय के मुताबिक रात 2:30 बजे से शुरू हो चुका है। इसके बाद दोनों देशों के नेता वॉशिंगटन में बैठक करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सीज फायर को लेकर जो बातचीत होगी उसमें हिजबुल्लाह शामिल होगा। पिछले 34 साल में यह पहला मौका है जब इजरायल और लेबनान के नेता आपस में मिल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान और इजरायल के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें कुछ सकारात्मक निकल कर आया है और इसी पर आगे बातचीत को बढ़ाने के लिए 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया है। अब जो बातचीत हो रही थी वो लेबनान की सरकार और इजरायल के बीच हो रही थी, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है आगे जो बातचीत होगी उसको मूल रूप देने के लिए और ठोस बनाने के लिए इसमें उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जाएगा और उसके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इस सीज फायर के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत की उम्मीद बढ़ गई है। इस बीच ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि ईरान ने इस पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन या टिप्पणी नहीं की है। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में डील होती है तो वो खुद वहां जा सकते हैं। एटमी हथियार पर झुका ईरान, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। इजराइल लेबनान में सीज फायर, ईरान बातचीत को तैयार।
हमला सीज फायर के लागू होने के 1 घंटे पहले तक होता रहा। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमले किए तो लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं और युद्ध विराम भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार देर रात 2:30 बजे से लागू हो चुका है। ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जिसके बाद ये सहमति बनी। नेतन्याहू और जोसेफ ओन जल्द ही वॉशिंगटन में मिलेंगे। पिछले 34 सालों में ये पहला मौका है जब इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत हुई है, लेकिन सीज फायर लागू होने से पहले लेबनान की तरफ से इजराइल के शहर कार्मेल को निशाना बनाकर ये रॉकेट दागे गए। ये हमला सीज फायर लागू होने से थोड़ी देर पहले हुआ। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर लागू हो गया है। इजराइल और लेबनान की बातचीत में हिजबुल्लाह भी पार्टी बनेगा। I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. सीज फायर अगर कायम रहता है तो अमेरिका और ईरान के बीच भी बातचीत की तारीख जल्द आ सकती है, लेकिन बात ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अटकी है। वाशिंगटन ने तेहरान को एक समझौता प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि ईरान अगले 20 साल तक परमाणु कार्यक्रम रोके, इसके बदले अमेरिका ईरान की संपत्तियों से पाबंदी हटा देगा। ईरान ने इस प्रस्ताव को कबूल नहीं किया, बल्कि अपना एक प्रस्ताव रखा जिसमें यूरेनियम संवर्धन अधिकार बरकरार रखे गए, लेकिन उसकी लिमिट कम कर दी। इस पर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए तैयार हो गया है। We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के मैसेज को लेकर तेहरान में मीटिंग्स कर रहे हैं। यहां ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि डील नहीं हुई तो सीज फायर नहीं बढ़ेगा। आसिम मुनीर ने तेहरान में राष्ट्रपति पेजेशकियान से मुलाकात की। बातचीत करने वाले डेलीगेशन के हेड गलीबाफ से बात की, लेकिन ट्रंप की जिद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उससे कम में समझौता होने की गुंजाइश नहीं दिखती। Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया कि दूसरे राउंड की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो खुद इसके लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. इन सब के बीच हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। वहां पर टेंशन बरकरार है। कोई भी अपनी मोर्चेबंदी कम नहीं करना चाहता। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लिखाया जा रहा है। इसी क्रम में टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के साथ साथ अब सुरक्षा बल भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर राज्य में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आज सीएम ममता बनर्जी 3 सभाओं को संबोधित करेंगी तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी प्रचार के लिए उतरेंगे। देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद जनसभा और रोड शो भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में एक तरफ धुआंधार प्रचार हो रहा है। बीजेपी से लेकर टीएमसी के नेता रैली और जनसभाएं कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
तो बार पलटवार का दौर भी चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार की सुरक्षा बल अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। टीएमसी ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि उनकी एक पार्टी के कार्यकर्ता को सबांग में सीआरपीएफ के जवानों ने बहुत मारा। पोस्ट में लिखा कि 2021 में भी अमित शाह के सुरक्षा बलों ने सिटलकुची में निर्दोष लोगों को गोली मारी थी और अब बीजेपी फिर से वही हिंसा दोहरा रही है, जिसे बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर पीछे वाला है, कौन है? उजे पीछे वाला उसको ले गया, वही मार रहा है। हाँ वही मार रहा है, उसको ले गया। नहीं ये कौन है? ये तुम ही तो हो। ये कौन है? ये तू ही कर रहा ना? वो क्या धक्का दीजिए, मार रहा है यार, ये गलत काम कर रहा है। टीएमसी के अलावा पुरासुरा विधानसभा से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और बीजेपी के पूर्व नेता हर प्रसाद बाग ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार पर उन्हें कथित तौर पर किडनैप करके बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया। हर प्रसाद बाग ने कहा कि उन्हें आरामबाग में बीजेपी डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस में उनकी मर्जी के खिलाफ ले जाया गया और बीजेपी उम्मीदवार विमान घोष के 10 से 12 आदमियों ने उन्हें मारा, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाए तो बीजेपी एक कदम आगे निकल गई। बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाए कि टीएमसी आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। ममता बनर्जी जनसभाओं में बीजेपी को लेकर झूठ और भड़काऊ बयान दे रही हैं और एआई वीडियो से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसे लेकर पार्टी ने जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस बीच वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद अब सियासी गलियारे में हलचल और तेज हो गई है। दरअसल बंगाल में चुनाव को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद जिन लोगों ने ट्रिब्यूनल में अपील दायर की, अगर उनकी अपील पर वोटिंग से 48 घंटे तक फैसला हो जाता है तो वो वोट डाल सकेंगे। यानी पहले चरण के लिए जिन अपीलों पर 21 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए जिन अपीलों पर 27 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा, जिन वोटर्स की अपील का ट्रिब्यूनल निपटारा कर देगा, उन्हें वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। हालांकि जिन लोगों की अपील पेंडिंग रह जाएगी, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, जिसके लिए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे पार्टी की बड़ी जीत बताया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, सब लोग वोट डाल सकेंगे। অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কুচবিহারে আমি দিন 8টা থেকে উঠেই হেলিকপ্টারেই গুড নিউজটা পেলাম। আমি বারবার করে সবাইকে বলছিলাম ধৈর্য রাখুন, অ্যাডজুডিকেশনে অ্যাপ্লাই করুন ট্রিব্যুনালে এবং টুডে অর টুমরো আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন। আজকে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছেন, যাদের নাম আছে ট্রিব্যুনালে, মানে যারা অ্যাপ্লাই করেছেন সকলেই মোটামুটি করেছে আমার মনে হয়, তো সেখানে ফার্স্ট ফেজের ভোটার লিস্ট ওরা ডিক্লেয়ার করবে, সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট 21 তারিখে, 23 তারিখের আগে। ওটা পেয়ে গেলে আমাদের বুথের সমস্ত কর্মীদের বলবো, আমাদের লিডারদের বিভিন্ন জায়গায়, যে তারা যেন রাতের মধ্যে ভোটার স্লিপ তৈরি করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়, যাতে ওরা ভোট দিতে পারে যাদের নাম বাদ দিয়েছিল। इसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी और जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी बंगाल में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबका जवाब 4 मई को मिल जाएगा। তৃণমূলের কর্মীদের অ্যারেস্ট করবে, মধ্যরাতে এজেন্টদের অ্যারেস্ট করবে, মানুষকে অ্যারেস্ট করবে, গন্ডগোলের নামে এনআইএ দিয়ে কেস দেবে। দিল্লি থেকে এলো ভাই, মোটা ভাই, সাথে এলো ইডি সিবিআই। দিল্লি থেকে এলো গাই, সাথে এলো ইডি সিবিআই, সাথে আছে এনআইএ, সব নাচছে ধেই ধেই। ওদের বলি 4 তারিখের পরে তোমাদের মুখোশ টেনে খুলে দেব, তার কারণ মানুষ তোমাদের সমর্থন করে না। दीदी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन बंगाल के पश्चिम वर्धमान में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि अब बंगाल में टीएमसी नहीं चाहिए, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का
स्मार्ट मनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इसका उपचार केवल और केवल एक है, और वह है डबल इंजन की भाजपा की सरकार, डबल इंजन की भाजपा की सरकार। बंगाल में सियासत जोरों पर है, जहां आज भी कई दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए उतरने वाले हैं। अब महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुमरा से एआईएमआईएम के पार्षद सहर शेख अब एक बड़े विवाद में घिर गए हैं, जिसके बाद अब उनके पार्षद पद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल सहर शेख पर आरोप है कि उनके पिता यूनिस इकबाल शेख ने फर्जी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। ठाणे के तहसीलदार ने सहर शेख और उनके पिता यूनिस शेख के खिलाफ फर्जी दस्तावेज जमा करके सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। यह कार्रवाई उस जांच के बाद की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि फर्जी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। मामले में सिद्दीकी फराह शबाब अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र के अंदर जो 2026 में चुनाव हुए, जो मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत प्रभाग नंबर 30 से मेरी बच्ची शहर शेख के खिलाफ लड़ी थी। आपको बता दूं कि चुनाव के बाद में मैंने मुंबई शहर जात वैधता प्रमाण पत्र से मांगनी किया कि आपने ये जात वैधता प्रमाण पत्र किस बेसिस पे दिया, आप मुझे कागज दो। तो उन्होंने मुझे जो है 123 पेज के कागज दिया। उस कागज के ऊपर मालूम पड़ा कि शहर शेख के जो वडील थे, जो पिता थे, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर उन लोगों ने वैधता प्रमाण पत्र दिया। जब उसमें हमने देखा कि शहर शेख के पिता का जो सर्टिफिकेट था, जो ठाणे महानगर पालिका के ऊपर विभाग अधिकारी से प्राप्त किया था, तो हमने उनको कहा कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है या नहीं। कलेक्टर के जो अंतर्गत में तहसीलदार उप विभाग अधिकारी रहते थे, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये जो सर्टिफिकेट है हमारे यहाँ से नहीं बना है, ये विविध एक नमूना जो महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट का होता वो है नहीं। हालांकि मामले में एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील का तो कहना है कि यह सब साजिश है जो कभी उनके खिलाफ भी रची गई थी। कि हम जब 33 कॉर्पोरेटर्स इस शहर के अंदर चुनकर आए तो 15 या 16 के खिलाफ है तो इतने स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट्स डाले गए, और कुछ लोग जश्न मनाना शुरू कर दिए थे कि अब गए पूरे के पूरे 15 चले गए, 16 चले गए हैं, एमआईएम के आधे तो घर पे जाने वाले हैं करके। कितने गए घर पे बताइए मेरे को? है भाई, ठीक है, आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं ना। मेरे ऊपर आरोप लगाए थे 2014 के अंदर जब मैं आमदार बना, बोले इसके 2 बीवियां हैं 4 बच्चे हैं करके। मैं 1 बीवी और 2 बच्चे ढूंढ ही रहा हूं कि कहाँ है करके। 10-12 साल हो गए, मिल ही नहीं रहे हैं मेरे को। तो अब सहर शेख है तो एक डायलॉग की वजह से पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मशहूर हो चुकी है। अब उसके कंधे के ऊपर चढ़ के है तो कुछ लोग मशहूर होना चाह रहे हैं कि ये बच्ची ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए वरना ये हमारे लिए नाक में दम करवा लेंगी, तो आरोप लगाए हैं। अब अगर तहसीलदार ने कोई अपना रिपोर्ट दिया है कि नहीं इसके अंदर कुछ है, हाँ तो ठीक है, हमने उनसे बात किए है, उनके डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए हैं, हम पूरी तरीके से संतुष्ट है। कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के अंदर से बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे। हालांकि महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट का कहना है कि अब सहर और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उनका पार्षद का पद भी जाएगा। कोई भी इलेक्शन लड़ने के पहले जो आप कास्ट के हो उसकी पड़ताल करने के लिए, जिसको वेरीफाई करने के लिए जो बोलते हैं, उसके लिए डालना पड़ता है डिपार्टमेंट के लिए। तो वो समिति के पास जाता है और उसको टाइम लिमिट दी जाती है कि 6 महीने के अंदर उसको वेरीफाई करे ये सच है या झूठ है। तो डिपार्टमेंट ने और उसकी जो चिट्ठी रहती है वो लेके आप इलेक्शन लड़ सकते हो, वही किया है इन्होंने। अब पता चला है कि जो हमारी कमेटी रहती है जात पड़ताल समिति जिसको बोलते हैं, तो वो समिति ने वो कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड बताया, वो गलत है करके। वो रहती है मुमरा में, उसने निकाला है मुंबई से, एड्रेस भी गलत है, ऐसा बहुत सारी बातें उसके अंदर आई है। अब बोगस कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के तहत एक तो उनके ऊपर गुनाह नोंद हो जाएगा और उनका नगर सेवक पद भी जाएगा। मैं सुना है कि अभी वो कहीं भाग गए या तो कहीं निकल गए होंगे, पता नहीं, लेकिन अब वो नगर सेवक पद पे नहीं रह सकते, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा मतलब अनुमान है।
मुंबई की डिंडोसी पुलिस ने रिदम पांचाल उर्फ मोंटी पांचाल नाम के एक धोखेबाज फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया है, जो इलाज के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था और अंधविश्वास को बढ़ावा देता था। पुलिस के मुताबिक 4 साल पहले तक रिदम पांचाल की जिंदगी एक आम जिम ट्रेनर जैसी थी, लेकिन जल्दी पैसा कमाने की चाहत में उसने फर्जी बाबा बनने का रास्ता चुन किया और हर गुरुवार शनिवार को यह दरबार लगाता था, जहां किसी भी बीमारी को ठीक करने का वो दावा करता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो एक्चुअली जिम ट्रेनर है। पिछले कई साल से वो जिम ट्रेनर का काम करता था, पर्सनल ट्रेनर का काम करता था, और पिछले 2-3 महीने में उसने लोगों में ऐसा फैलाया कि मेरे शरीर में किसी भगवान का संचार है और उस भगवान के संचार के माध्यम से आपके ऊपर जो भी कुछ समस्या है उसका मैं हल निकाल सकता हूँ। पैसे के बारे में तो अभी हमारे पास कोई कंप्लेंट आई नहीं है, एफआईआर हुआ है, तो जो लोगों के मन में जो डर का माहौल था वो कम हो गया है। जैसे जैसे लोग आएंगे हमारे पास कंप्लेंट लेके, तो उसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में अवैध कॉम्प्लेक्स तोड़े जाने की एलडीए की टीम पर हमला हो गया। जानकारी के मुताबिक चिलौला गांव में करीब 5000 वर्ग फीट क्षेत्रफल पर बनी अवैध दुकानों को टीम ध्वस्त करने पहुंची थी, तभी लाठी डंडे से लैस हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। पथराव में जोनल अधिकारी समेत दूसरे कर्मचारी चोटिल हो गए। उधर एलडीए के उपाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 2 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कथित तौर पर आरोप है कि मेरठ के पूर्व बसपा सांसद हाजी याकूब कुरैशी के भाई की बेटी को उसके पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया और बाद में ससुराल में प्रवेश करने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि महिला के आरोपी पति ने उसके भाई से व्यापार के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जो अब तक वापस नहीं किए हैं। पीड़िता जब भी अपने पति से पैसे वापस करने की बात करती तो उसके साथ मारपीट किया जाता। कुछ दिन पहले आरोपी ने अपनी पत्नी को किसी काम से मेरठ भेज दिया। जहां जेबा ने जब एक बार फिर अपने पति से पैसे को लेकर बात की तो आरोप है कि शख्स ने फोन पर उसे 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की बात कही। फिलहाल पीड़ित महिला इंसाफ की मांग कर रही है। ससुराल में उसे घर के बाहर ही रोक दिया गया है, जहां वो धरने पर बैठ गई है। मेरे भाइयों का पैसा ले लिया था कारोबार में 4.5 करोड़ रुपया। धीरे धीरे मंगाते रहे मुझसे, दहेज मांगते थे मेरे से, मार पिटाई करते थे मेरे से। मुझे सुबह निकाल दिए टैक्सी वाले के साथ, टैक्सी भी वहाँ खड़ी करवाई, कभी यहाँ से कोई मुझे देख ले जाते हुए मुझे निकाल दिया। मेरे दोनों बच्चे अंदर किडनैप कर रखे हैं। मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे मेरे बच्चों के पास भेजो, मैं इस घर की सदस्य हूँ, मैं अंदर जाऊंगी। और मध्य प्रदेश के श्योपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 महिलाओं की जान चली गई, जबकि 28 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर शादी की रस्म अदायगी के लिए दूसरे गांव जा रहे थे ये सभी लोग। तेज रफ्तार होने की वजह से अनियंत्रित होकर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद थे और स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर राहत और बचाव का काम भी चलाया जा रहा है। ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस की टीम हादसे की जांच में जुट गई है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर गुरुवार को ऐतिहासिक चर्चा हुई। देर रात 1:22 तक लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार रखे। गुरुवार शाम को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को क्रेडिट का ब्लैंक चेक ऑफर किया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों का डर दूर किया। आज महिला आरक्षण संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर वोटिंग होगी। लोकसभा में चर्चा के लिए लगभग 18 घंटे निर्धारित किए गए हैं। पहला बिल परिसीमन कानून 2026 से जुड़ा है, दूसरा 131वां संविधान संशोधन बिल है और तीसरा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संशोधन बिल है। सरकार के फ्लोर लीडर्स लगातार विपक्षी दलों के संपर्क में हैं, ताकि आज होने वाली वोटिंग में बिल को भारी बहुमत मिल सके। देश की राजधानी दिल्ली में आज से जनगणना का पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान टीमें घर घर जाकर इमारतों और परिवारों से जुड़ी जानकारी जुटाएंगी। इस बार जनगणना का पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा, जिसमें लोग खुद भी ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के अनुसार देश में जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी हो जाएगी। पहला फेज हाउसिंग लिस्टिंग ऑपरेशन और दूसरा फेज पॉपुलेशन काउंटिंग का होगा। दोनों चरण करीब 30 दिन तक चलेंगे। पिछले कई हफ्तों से जारी भीषण जंग के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 10 दिनों का सीज फायर हो गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की।
जिसके बाद ये सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के लिए सीज फायर पर राजी हो गए हैं। ये युद्ध विराम भारतीय समयानुसार गुरुवार देर रात 2:30 बजे से लागू होगा। वहीं इजराइल ने साफ किया कि 10 दिन के सीज फायर के दौरान भी उसकी सेना दक्षिणी लेबनान में तैनात रहेगी और किसी भी खतरे पर तुरंत कार्रवाई करेगी। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 10 दिनों में लेबनान सरकार हिजबुल्लाह के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाती तो वो खुद सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जानकारी टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से दी है। पंजाब किंग्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में लगातार चौथी जीत हासिल की है। टीम ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन बनाए। ओपनर क्विंटन डिकॉक ने 112 रन की शतकीय पारी खेली। 60 बॉल की पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए। उनके अलावा नमनधीर ने 50 रन बनाए। वहीं पंजाब की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 196 रन का टारगेट 17वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने 39 बॉल पर 80 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 35 बॉल पर 66 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस जीत से पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर आ गई है। टीम के पास 9 अंक हो गए हैं।